नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। आज के इस कार्यक्रम में प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी एक बेहद जरूरी सवाल कर रहे हैं कि भारत में कार्ल मार्क्स और मार्क्सवाद के खिलाफ नफरत क्यों फैलाई जाती है। क्या सच में कार्ल मार्क्स भारत के विरोधी थे या फिर भारत को सबसे गहराई से समझने वालों में मार्क्स भी शामिल थे। इस वीडियो में प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी विस्तार से चर्चा करते हैं कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के विचारों की बुनियादी समझ पर, फ्रांसीसी राज्य क्रांति, हेगेल और फायरबाख का मार्क्स पर प्रभाव पर, भारत में समाजवाद के अलग अलग रूपों, निम्न मध्यवर्गीय समाजवाद, शाश्वत सच्चा समाजवाद, अनुदार मध्यवर्गीय समाजवाद पर। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी विवेचना कर रहे हैं कि क्यों हर समाजवादी मार्क्सवादी नहीं होता, मजदूर वर्ग बनाम उत्पीड़ित वर्ग की राजनीति क्या है, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और समाजवाद की सीमाएं क्या हैं, क्यों मजदूर वर्ग आज हाशिए पर है, कार्ल मार्क्स का भारत पर ऐतिहासिक विश्लेषण क्या है, अंग्रेज भारत में शासन कैसे कायम कर पाए, इसका असली कारण क्या है, जाति, वर्ण, धर्म और सामाजिक निष्क्रियता की भूमिका क्या है। यह बातचीत उन लोगों के लिए है जो नारे नहीं समझ चाहते हैं, जो भारत से प्रेम करते हैं लेकिन भ्रम और प्रोपेगेंडा से नहीं। मार्क्स को गाली देने से ना भारत समझ में आएगा, ना इतिहास और ना मजदूर वर्ग की राजनीति। मार्क्स को पढ़ने के लिए अकल, इतिहास बोध और ईमानदारी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय व्यक्त करें और हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी के विचार। और हिंदुस्तान की जनता को गलत सूचनाएं, गलत समझ देते हैं, उनसे कैसे सावधान रहा जाए। पहली तो बुनियादी चीज ये कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के दृष्टिकोण को जानने के लिए तीन चीजों की समझ बहुत जरूरी है। जो लोग सोचते हो कि हम मार्क्स का कहीं से कोई उद्धरण दे लें, कोई छोटा सा कोटेशन ले लें और फिर मार्क्सवाद पर हमला कर दें और कार्ल मार्क्स पर हमला कर दें और कम्युनिस्टों पर हमला कर दें, वे बुनियादी तौर पर इडियट हैं। और हिंदुस्तान में इडियट लोगों की कोई कमी नहीं है, उसमें इडियट लोगों में शिक्षित लोग भी हैं। पहली चीज, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के दृष्टिकोण को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम ये जानें कि फ्रांस की राज्य क्रांति का कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण पर, एंगल्स के दृष्टिकोण पर क्या असर था। कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण को जानने के लिए ये जाने कि हेगेल का दृष्टिकोण क्या था जिससे कि कार्ल मार्क्स बहस कर रहे थे। हम ये जाने कि फायरबाख का दृष्टिकोण क्या था जिससे कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स बहस कर रहे थे। तो हमारे यहाँ मजेदार लोग हैं, ना तो वो फ्रांस की राज्य क्रांति को जानना चाहते हैं, ना वो हेगेल को जानना चाहते हैं, ना फायरबाख को जानना चाहते हैं। अच्छा, वो भारत को भी जानना नहीं चाहते। 19वीं शताब्दी का भारत और 19वीं शताब्दी के पहले का भारत और 19वीं शताब्दी के बाद का भारत, और एक वह भारत जो स्वाधीन भारत 47 के बाद का भारत, ये विभिन्न लेयर हैं भारत के। इन विभिन्न लेयरों में या विभिन्न चरणों में भारत के विकास को समझने के लिए एक बुनियादी चीज जरूरी है कि समाजवाद की जो लोग बात करते हैं वो सभी लोग मार्क्सवादी होते हैं, ये सच नहीं। स्वयं कार्ल मार्क्स ने इस परेशानी को रेखांकित किया था। और वो क्या थी परेशानी? परेशानी यह थी, जैसे कि हमारे यहां है, हमारे यहां समाजवादी हैं, हमारे अनेक रंगत के समाजवादी हैं। मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स और एंगल्स का दृष्टिकोण वो विभिन्न रंगत के समाजवादियों को चिन्हित करता है। आपको भी चिन्हित करना होगा। आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके राज्य में ऐसे लोग हो सकते हैं और हैं जो मार्क्सवादी नहीं है लेकिन समाजवादी है, और वो अलग अलग किस्म का समाजवाद है। स्वयं मार्क्स एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये जो विभिन्न रंगत के जो समाजवादी हैं इनको चिन्हित किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत से प्रेम
तब तक नहीं हो सकता आपको जब तक कि आपको मार्क्सवाद से प्रेम ना हो। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि भारत से उनको प्रेम है, भारत की परंपरा से उनको प्रेम है, वे किसी भी दृष्टिकोण पर नहीं पहुंच सकते बिना मार्क्स के रास्ते को समझे, बिना मार्क्स के दृष्टिकोण को समझे बिना। और यही वजह है कि जो विभिन्न रंगत के समाजवादी हैं वे धीरे 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 ध्वस्त होते चले गए। एक और चीज है जो कि इन दिनों देखने को मिलती है, एक इंटेलेक्चुअल्स में एक वर्ग है, शिक्षित वर्ग है जो कि धारणाओं में जीता है, और वो उनके यहां समाजवाद की धारणाएं हैं। इस तरह के लोगों को कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने निम्न मध्यवर्गीय समाजवाद की कैटेगरी में रखा है। ये वे समाजवादी हैं जो कि देश के हालात या उस समाज के हालात पर गौर नहीं करते, लेकिन उनके यहां समाजवाद की अच्छी धारणाएं हैं। तो कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस तरह के समाजवादियों की आलोचना की है और इसे नाम दिया है निम्न मध्यवर्गीय समाजवाद। और इस निम्न मध्यवर्गीय समाजवाद का जो आइडियल फॉर्म है वो है आपके यहां लोहिया। एक अन्य चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक ऐसा वर्ग भी रहा है जो कि जिसको कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने रेखांकित किया है, जिसे हम लोग कहते हैं शाश्वत समाजवादी, सच्चा समाजवादी। ये सच्चे समाजवादी वे हैं जो कि इनके पास में कुछ तथाकथित सत्य हैं और उस सत्य से जुड़ी हुई धारणाएं, और इन धारणाओं का वे पूंजीपति वर्ग के खिलाफ में जम के इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहां इस तरह के जो समाजवादी रहे हैं उनमें राधा मोहन गोकुल जी का नाम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे ढंग से लिया जा सकता है। इस तरह के जो सच्चे समाजवाद के पक्षधर थे उनमें फ्रांसीसी समाजवादी थे, जिनका के एक तरह से रूप ये था कि वे शाश्वत सत्य जानते थे और शाश्वत सत्य के आधार पर ही वे धारणाएं बनाते थे और बातें करते थे। ऐसे सच्चे समाजवादी या सच्चा समाजवाद सूत्रों का सामान्यीकरण करने में विश्वास करता है। मजदूर अच्छे होते हैं, पूंजीपति बुरा होता है, किसान अच्छे होते हैं, जमींदार बुरा होता है। अरे इस तरह के सामान्यीकरणों से क्या मजदूर समझ में आएगा, या मजदूर की जो मूल्य संरचना है वो समझ में आएगी, या पूंजीपति वर्ग की मूल्य संरचना समझ में आएगी? नहीं, क्योंकि वे वास्तव में पूंजीपति वर्ग कैसा है, उसका जमीनी हकीकत क्या है, उसका एक्चुअल चरित्र क्या है, इसे जानने की कोशिश ही नहीं करते। उसी तरह वे मजदूर वर्ग का असली चरित्र क्या है वो तो व्यवहार में मजदूर वर्ग को देख के तय होगा। लेकिन सच्चे समाजवादी वे शाश्वत सत्य, मजदूर अच्छा होता है, मजदूर की सत्ता होनी चाहिए, ये शाश्वत सत्य है। लेकिन रियल में तो कुछ और भी है। रियल में क्या है? रियल में यह है कि मजदूर जो कि बड़े पैमाने पर लेफ्ट पार्टीज के तहत गोलबंद रहा है, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो वो लेफ्ट पार्टीज के कैंडिडेट को वोट देने की बजाय बुर्जुआ पार्टी के कैंडिडेट को वोट देता है। तो मजदूर अच्छा होता है, मजदूर के लड़ने वाले अच्छे होते हैं, मजदूर के लड़ने वालों के साथ में मजदूर वर्ग जुड़ा होता है, तो सवाल यह है कि फिर वो वोट क्यों नहीं देता? सच्चे समाजवाद की जो धारणाएं हैं उनके आधार पर आप समाजवाद का विकास नहीं कर सकते। एक अन्य चीज जिसका कि बहुत ही
तरीके से जिक्र किया है एंगल्स ने और मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, वो ये था कि ये जो सच्चे समाजवादी हैं, ये सच्चे समाजवादी वे हैं जिनके ऊपर जर्मन रोमांटिसिज्म का गहरा असर था। हमारे यहां भी सच्चे समाजवादी रहे हैं। आप सोच सोच के देखिए, खोज के देखिए। इसके पास में यूनिवर्सल जो है कॉन्सेप्ट होते हैं। हमारे यहां ऐसे लोग हैं, रामविलास शर्मा ने उसी तरह से काम किया है हिंदी में। नामवर जी ने भी उसी तरह से काम किया है। उन्होंने क्या किया है कि ये सच्चे समाजवादियों की तरह छायावाद और छायावाद के दौर में समाजवादी चिंताओं को खोज लिया है। जो सच्चे समाजवादी होते हैं, जो कि हमारे यहाँ है, दो क्लासिक केस हैं, रामविलास शर्मा, और वो हिंदी के बड़े आलोचक हैं, और नामवर सिंह जो कि बहुत ही बड़े आइकॉन हैं हिंदी के। ये कैसे है समाजवादी हैं? जो रोमांटिसिज्म से प्रभावित थे, उस समाजवादियों के लिए मार्क्स ने एक बहुत ही शानदार पदबंध का इस्तेमाल किया है। वो पदबंध क्या है? अटकलबाजी के झाड़ झंखाड़ पर अलंकारों के फूलों की झालर लगाना। ये यथार्थ का मूल्यांकन नहीं करते, ये अवधारणाओं के आधार पर देखते हैं। मसलन एक बहुत ही सामान्य सी बात मैं कह रहा हूं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो। 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर अकाल पड़े। हमारे यहां जो लेखक थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो परंपरा शुरू होती है, वो लेखक कभी अकाल पर नहीं लिखते। कितनी विशाल दृष्टि है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग के लेखकों की। दो दो विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। हिंदी का जो मेन स्ट्रीम राइटर है, वो इन विश्व युद्धों पर रचनाएं नहीं लिखता। बहुत कम रचनाएं लिखी गई। अकाल और विश्व युद्ध, दो दो विश्व युद्ध, इनका यथार्थ में जीवन पर क्या असर हुआ, इससे रिलेटेड आपको निबंध मिलेंगे ही नहीं हिंदी के आलोचकों के लिखे हुए। आप जरा खोज के देखिए, क्या कम्युनिस्ट लेखकों ने लिखा? नहीं। जो समाजवाद से प्रभावित थे लेखक, उन्होंने लिखा? नहीं। तो ये जो इस तरह का जो जिसे कहें कि पूजा का भाव है, और ये जिसे स्वयं ये अलंकृत भाषा है समाजवाद की, इस अलंकृत भाषा को तो कायदे से उघाड़ के रख देना चाहिए। इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहां तो पूजा का भाव है। वो पूजा का भाव उनके यहां भी है जिन लोगों ने भारत विभाजन पर रचनाएं लिखी। एक अन्य पहलू जो कि जो समाजवाद का एक रूप है। अच्छा, ये जो जो मैं आपसे कह रहा हूं, इसमें इस दृष्टि से अज्ञे भी प्रभावित है, निर्मल वर्मा भी प्रभावित है, प्रेमचंद भी प्रभावित। रास्ता कैसे खोले?
एक अन्य रूप है जो कि हमारे यहां बहुत ही प्रचलित रूप है, वो जिसे कहें कि वो यूरोप में भी था, वो एक अनुदार अथवा मध्यवर्गीय समाजवाद। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो मार्क्स एंगल्स ने लिखा, वो कहता है कि समाजवादी पूंजीपति वर्ग आधुनिक सामाजिक परिस्थितियों के सारे लाभ लेना चाहता है, लेकिन उनसे अनिवार्यतः उपजने वाले संघर्षों और खतरों के बगैर। उनकी ख्वाहिश सर्वहारा वर्ग के बगैर एक पूंजीपति वर्ग की है। उसकी प्रशासनिक सुधार से अधिक दिलचस्पी नहीं होती। वह पूंजी एवं श्रम के रिश्तों को बदलने नहीं देता। वो चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, तो समाजवाद का असर इन सब पर था। एक जमाना था 1930 के बाद से लेके 1942 तक बड़े पैमाने पर मजदूरों के दृष्टिकोण का, समाजवाद के दृष्टिकोण का बाकायदा हमारे यहां इस्तेमाल मिलता है। और कौन लोग करते हैं? पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ये एक तरह से अनुदार मध्यवर्गीय समाजवाद है जो कि दिखाई देता है, जिसकी आलोचना सबसे पहले स्वयं मार्क्स एंगल्स ने की थी। क्यों? क्योंकि ये सभी लोग क्रांतिकारी आंदोलन के फल तो इन्होंने लिए, लेकिन क्रांतिकारी शक्तियों को प्रतिष्ठित नहीं किया, बल्कि पूंजीवादी शक्तियों को प्रतिष्ठित किया, और यह सबसे बड़ी वीकनेस थी इनकी। तो इस तरह के लोग कभी सच्चे समाजवादी नहीं हो सकते। हमारे एक और रूप है जो कि प्रचलन में है और यूरोप में भी रहा है, वो ये कि जब हम नेहरू के यूटोपिया में थे, आज भी बहुत सारे लोग नेहरू के यूटोपिया में हैं। हम जानना चाहते हैं कि मजदूर वर्ग और उत्पीड़ित वर्ग के साथ क्या संबंध होना चाहिए। आज मजदूर वर्ग के हितों पर सबसे अधिक कुठाराघात किया जा रहा है, और यह पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हुए हैं कई बार। लिबरलाइजेशन के दौर में तो सबसे ज्यादा हुए हैं। किस पर जोर दिया गया? मजदूरों के हितों पर जोर नहीं दिया गया, बल्कि पूंजीपति वर्ग के हितों और उसके आर्थिक संसार के विकास पर और उसकी सत्ता के विकास पर जोर दिया गया। अब तो वो क्लाइमैक्स पर है, मजदूर वर्ग हाशिए पर है। शुरुआत किसने की? बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। वही 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 पार्टी, वही कांग्रेस, उसने इस बात की शुरुआत की। अभी भी वे इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वे खुल के घोषणा करें कि वे नव्य आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को लागू नहीं करेंगे। वे प्रश्न तो उठा रहे हैं, बहुत सारे दुखों की और नैतिक सिद्धांतों की दुहाई भी दे रहे हैं। और इसके लिए वे छोटे छोटे प्रयोग भी कर रहे हैं, जैसे पदयात्रा निकालना, जनसंपर्क करना, लोगों को अदानी अंबानी के प्रति आंदोलित करना। ये छोटे छोटे प्रयत्न हैं ये। लेकिन सवाल दूसरा है, सवाल बड़ा है, वो ये कि मजदूर वर्ग सेंटर में कब आएगा। क्या मजदूरों को खाली उत्पीड़ित वर्ग के तौर पर पेश किया जाए, जो कि कोशिश हो रही है।
मजदूर वर्ग उत्पीड़ित वर्ग नहीं है, वर्ग जो है मजदूर वर्ग है। यह कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसे किसी भी कॉस्ट पर डाइल्यूट नहीं किया जा सकता, लेकिन यह काम हो रहा है। तो आप उन्होंने उत्पीड़ित वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। अब हर हर क्रांतिकारी उत्पीड़ित वर्ग के लिए काम कर रहा है। नहीं नहीं, मजदूर वर्ग, वर्किंग क्लास एज ए कॉन्सेप्ट, उसे आप त्याग नहीं सकते उत्पीड़ित वर्ग के नाम पर। और यह बहुत महत्वपूर्ण पदबंध है। उत्पीड़ित वर्ग के नाम पर अनेक पांडित्यपूर्ण लेखन अमर सेन का मिलता है और दूसरे लोगों का मिलता है। तो पांडित्यपूर्ण लेखन से तो मजदूर वर्ग की मुक्ति नहीं हो रही, उससे तो पूंजीपति वर्ग को लाभ हो रहा है। आप मजदूर वर्ग को उत्पीड़ित वर्ग के तौर पर जितना प्रसारित करेंगे, उससे अल्टीमेटली गेन पूंजीपति वर्ग करेगा, और जो कि भारत में हो रहा है। हमारे यहां ये लोगों ने किया, अपने तरीके से किया। इसमें कम्युनिस्ट पार्टियों की भूमिका है। उनमें भी एक अच्छा खासा वर्ग ऐसा पैदा हो गया जो कि उत्पीड़ित वर्ग के तौर पर उन्होंने चर्चाएं की। तो जाहिर है कि फिर तो दुकान बंद होनी है। इस पूरी बातचीत का मकसद यह है कि कम्युनिस्ट, जिसे हम लोग मार्क्सवादी कहते हैं, वे अपनी सुनिश्चित अवधारणाओं में सोचते हैं। वो अपनी सुनिश्चित अवधारणाएं छोड़ नहीं सकते। मुझे विज्ञान चाहिए, लेकिन मुझे अंधविश्वासी की तरह विज्ञान नहीं चाहिए। विज्ञान पर भी अंधविश्वास है लोगों का, ऐसा नहीं जो लोग विज्ञान 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 करते रहे, नहीं, मुझे इससे सावधान रहना होगा। मैं विज्ञान को लेकर कट्टरतावादी नहीं हो सकता। जिस तरह मैं धर्म को लेकर अंधविश्वासी और कट्टरतावादी नहीं हो सकता, उसी तरह मैं विज्ञान को लेकर भी कट्टरपंथी और अंधविश्वासी नहीं हो सकता। कट्टरता और अंधविश्वास, वो चाहे हिंदुत्व इस्तेमाल करे, चाहे वो समाजवाद इस्तेमाल करे, चाहे वो नेहरू इस्तेमाल करे, चाहे वो अंबेडकर इस्तेमाल करे, वो अपने आप में खतरनाक होगा। क्योंकि कट्टरता और अंधविश्वास का किसी भी रूप में मजदूर वर्ग की राजनीति में कोई स्थान नहीं है। अब मैं एक दो बातें भारत के संदर्भ में और उठाना चाहता हूं, जो कि कार्ल मार्क्स ने बहुत ही शानदार तरीके से लिखी और कही। क्योंकि लोग इस तरह से पेश कर रहे हैं कि मार्क्स का तो भारत से कोई संबंध नहीं था, बल्कि मार्क्स तो भारत का दुश्मन था। नहीं नहीं, कार्ल मार्क्स का भारत से गहरा प्रेम और लगाव था। मार्क्स एंगल्स के विचार पश्चिमी विचार नहीं है। भारत के बारे में जो अच्छा जानते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा समझते हैं, गहराई में जाके समझते हैं, वे भारत से प्यार करते हैं। तो कोई भी हो सकते हैं। आप ये कह के कि वह पश्चिम का विचार है, पश्चिम का दृष्टिकोण है, आयातित दृष्टिकोण है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये कह के मार्क्स एंगल्स के विचारों पर या मार्क्सवाद पर बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता। क्यों भारत को प्यार करते थे मार्क्स? कोई तो चीज थी उनके अंदर। मार्क्स पहले उन
चंद इंटेलेक्चुअल्स में से एक हैं जिन्होंने इंग्लैंड की भूमिका की सबसे तीखी आलोचना की। मार्क्स पहले ऐसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने कि भारत के इतिहास को, उसकी सामाजिक संरचनाओं को गहराई में जाके विश्लेषित किया। मेरे सामने उनका एक निबंध है जो कि भारत में ब्रिटिश शासन के भावी परिणाम, जो 22 जुलाई 1853 को लिखा गया। मार्क्स ये 53 में लिख रहे हैं। आप जान लीजिए, हिंदुस्तान आज भी उस नजरिए से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सवाल यह था कि जो मार्क्स विचार कर रहे थे कि आखिर अंग्रेजों ने यहां पर शासन कैसे स्थापित कर लिया। हिंदू महान थे, हिंदू एक थे, तो ये हिंदू वाले जो अभी रोज हिंदू हिंदू कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की खोज कर रहे हैं, ये बताएं तो सही कि अंग्रेज यहां आ कैसे गए। हिंदू ताकतवर थे तो हिंदुओं ने यहां पर हमलावर जो राजा आए थे उनको रोक क्यों नहीं दिया, हरा क्यों नहीं दिया। इसका उत्तर हिंदू वाले नहीं देते या आरएसएस वाले नहीं देते। जाहिर है भगवान लड़ने नहीं आता, लेकिन हिंदू राजा तो थे, बड़े बड़े राजा थे, हिंदू जनता थी, वो क्यों नहीं प्रतिरोध कर पाई। कोई तो वजह रही होगी। वह वजह जानना उसके लिए संभव है जो भारत से प्यार करता हो। ये जो लोग जो हिंदुओं पर हमले हुए का ये जो ढोंग और पाखंड और प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, ये लोग भारत से प्यार नहीं करते। भारत से वही प्यार कर सकता है जो कि ये जानता हो कि आखिर भारत पर बार बार हमले क्यों हुए, वही बता सकता है। और निश्चित तौर पर इसका क्रेडिट कार्ल मार्क्स को जाता है। और ये जो निबंध है जिसकी मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा, उसमें वो कहते हैं, कोट, एक देश जो न सिर्फ मुसलमानों और हिंदुओं में बल्कि कबीले कबीले और वर्ण वर्ण में भी बटा हुआ हो, एक समाज जिसका ढांचा उसके तमाम सदस्यों के पारस्परिक विरोधों तथा वैधानिक अलगावों के ऊपर आधारित हो, ऐसा देश और ऐसा समाज क्या दूसरों द्वारा फतेह किए जाने के लिए ही नहीं बनाया गया था। भारत के पिछले इतिहास के बारे में यदि हमें जरा भी जानकारी न हो, तब भी क्या इस जबरदस्त और निर्विवाद तथ्य से हम इनकार कर सकेंगे कि इस क्षण भी भारत के ही खर्च पर पलने वाली एक भारतीय फौज अंग्रेजों का गुलाम बनाए हुए है। अतः भारत दूसरों द्वारा जीते जाने के दुर्भाग्य से बच नहीं सकता और उसका संपूर्ण पिछला इतिहास अगर कुछ भी है तो वह उन लगातार जीतों का इतिहास है जिनका शिकार उसे बनना पड़ा है। भारतीय समाज का कोई इतिहास नहीं है, कम से कम ज्ञात इतिहास तो बिल्कुल ही नहीं है। क्यों हारते रहे हम, क्या वजह थी, क्यों जनता एकजुट नहीं थी। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज वर्ण में, कबीलों में, जातियों में बटा हुआ समाज था, धर्म के नाम पर बटा हुआ समाज था, एकजुट समाज नहीं था कभी। इसीलिए बार बार लोग यहां आए, उन्होंने हमले किए और वे जीत के चले गए। वो मंदिरों को लूटा, दूसरी जगहों को लूटा और लूट के चले गए, या फिर यहां पर शासन जमा लिया उन्होंने। तो ये जो भारतीय समाज की जो विडंबना है कि वह बटा हुआ समाज था, आज भी बटा हुआ समाज है जिसको कि अंग्रेजों ने अपने तरीके से लूटा था। कैपिटलिस्ट अपने तरीके से लूट रहे हैं। अंबानी अदानी की लूट का जारी रहना, उसका एक प्रधान कारण है भारत विभाजन। भारत पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली आज सबसे ज्यादा डिवाइडेड है। जब तक भारत विभाजित रहेगा
उसमें राजनीतिक एकता नहीं आएगी। और जब तक उसमें राजनीतिक एकता नहीं आएगी, भारत की जनता का भारत पर शासन नहीं होगा, चाहे आपका संविधान कैसा भी रहे। कार्ल मार्क्स कहते हैं आगे, जिसे हम उसका इतिहास यानी भारत का इतिहास कहते हैं, वह वास्तव में उन आक्रमणकारियों का इतिहास है जिन्होंने आकर उसके उस समाज के निष्क्रिय आधार पर अपने साम्राज्य कायम किए थे, जो न विरोध करता था न कभी बदलता था। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि अंग्रेजों को भारत जीतने का अधिकार था या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या अंग्रेजों की जगह तुर्कों, ईरानियों और रूसियों द्वारा भारत का फतह किया जाना हमें ज्यादा पसंद होता। मान लो वो नहीं आते, अंग्रेज नहीं आते, रूसी आते, फ्रांसीसी आते, जैसा कि मार्क्स कह रहे हैं, तो क्या हम स्वीकार कर लेते? मुगल नहीं आते तो क्या हम और किसी का शासन स्वीकार कर लेते? नहीं। मार्क्स, जिनको ये पानी पी पी के गाली देते हैं हिंदुत्ववादी, इनकी सबसे कमजोर नस पर हाथ रखते हैं। वो कमजोर नस क्या है? ये बताओ कि अंग्रेजों ने शासन कैसे स्थापित किया। अगर यह पता चल जाएगा कि अंग्रेजों ने कैसे शासन स्थापित किया, तो यह भी पता चल जाएगा कि मुगलों ने कैसे शासन स्थापित किया। मार्क्स इसका कारण बताते हैं कि आपका समाज वर्णों में, जातियों में, धर्म में बटा हुआ समाज था, और बटे हुए समाज में निष्क्रियता भारतीय समाज की विशेषता है, जिसे हम लोग कहते हैं परजीवी समाज। तो जब तक आप इस समाज में व्याप्त विभाजन और निष्क्रियता को पूरी तरह नष्ट नहीं करते, आप समाज नहीं बदल सकते। कोई भी एक कूड़े के ढेर से नेता पैदा होगा और वो आपकी सत्ता पर बैठ जाएगा और वो आपको रोकता रहेगा। क्यों? क्योंकि समाज निष्क्रिय है। समाज की परिवर्तन के नियम में कोई आस्था नहीं है, आज भी आस्था नहीं है। आप लाख समझाइए लोगों को, बेरोजगारी है, आप लाख समझाइए लोगों को मोदी का चरित्र क्या है, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जड़ दिमाग। भारतीय समाज की केंद्रीय विशेषता है उसका जड़ और शाश्वत दिमाग, अपरिवर्तनीय दिमाग। अपरिवर्तनीय दिमाग जो है वह उन मसलों में दाखिल ही नहीं होता जहां दिमाग को परेशानी हो, बेचैनी हो, आप सोचने के लिए मजबूर हो। हम उस जगह रहना चाहते हैं जहां हमें सोचना न पड़े। नरेंद्र मोदी जीते जीत जाए, राहुल गांधी जीते जीत जाए, हमें इससे क्या लेना देना? नेहरू जीतते रहे, इंदिरा गांधी जीतते रही, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हम तो उस उसूल के मानने वाले हैं, को नृप होए हमें का हानि नहीं। ये जो निष्क्रियता वाला बोध है, इसको कार्ल मार्क्स एड्रेस करते हैं। ये जो विभाजनकारी एलिमेंट है जो भारतीय समाज में व्याप्त है, इसे कार्ल मार्क्स एड्रेस करते हैं, और ये उनके भारत प्रेम का नमूना है। इसे सीखने की जरूरत है। सिर्फ मार्क्स को गाली देने से न तो मार्क्स समझ में आएंगे, न भारत समझ में आएगा। मार्क्स को पढ़ने के लिए अक्ल की भी जरूरत है, समाज की सही समझ की भी जरूरत है, और इतिहास और उसके ऐतिहासिक संदर्भों की सही समझ की भी जरूरत है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।